अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, क्योंकि मुल्क में आने वाले इंतखाबात का तनाज़ा ख़त्म हो गया है और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में अगले इंतखाबात होंगे। यानी इंतखाबी सियासत का अब बाकायदा आगाज़ हो गया है। और वो इलेक्शन कमीशन जो कल तक ये दावा कर रहा था कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुताल्लिक वो सदर मुमलिकत से मुशावरत का पाबंद नहीं है, आज उसी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ना सिर्फ अपना मुशावरती इजलास तलब किया, बल्कि उस मुशावरती इजलास में यह फैसला किया गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत के लिए आज ही मुलाकात की जाएगी। और फिर आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मौजूदगी में सदर मुमलिकत से मुलाकात की, जो 1 घंटे तक जारी रही। मगर इस मुलाकात में एक नया मसला खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान किसी एक तारीख पर इत्तफाक ना होने की खबर सामने आई। और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंचते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखा गया एक खत मंजर आम पर आ गया, जिसके मुताबिक मैं सिकंदर सुल्तान राजा बहैसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोच विचार के बाद अदालती अहकामात की पैरवी करते हुए 11 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात करवाने की तजवीज़ देता हूँ। लेकिन इस खत के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात के लिए गए और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और फिर वहां काफ़ी देर तक मुशावरत चलती रही, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल दोबारा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलने ऐवान सदर पहुंच गए। और फिर ऐवान सदर की तरफ से यह एलामिया जारी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान के हमरा ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है और मुलाकात में मुल्क में आइंदा इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख पर तबादला ख्याल किया गया है। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त को सुना है और तफसीली बहस के बाद इजलास में मुत्तफिका तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तफाक किया गया है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिया जारी करके 8 फरवरी की तारीख की तस्दीक कर दी। यानी पहले इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इतवार के दिन इलेक्शन कराने पर जोर देता रहा और दावा करता रहा कि छुट्टी के दिन इलेक्शन करवाने से इस अमल में अवामी शमूलियत बढ़ेगी। अदालत में भी इलेक्शन कमीशन ने यही तारीख रखी और फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने भी यही तारीख रखी गई, लेकिन फिर इस तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। और फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से दोनों फरीकों के साथ तवील मुशावरत के बाद ऐवान सदर ने 3 दिन पीछे की, यानी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक करने का एलामिया जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन इतवार को नहीं बल्कि जुमेरात के दिन होंगे। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से वाज़ेह कर चुकी है कि जिस तारीख का भी ऐलान हुआ वो तारीख पत्थर की लकीर तस्वुर होगी और उसी दिन इंतखाबात होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ यही नहीं, आज अदालत में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से तारीख का वाज़ेह ऐलान ना करने पर अदालत ने उनके कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाए हैं, क्योंकि यह मामला काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई थी और 23 अगस्त को सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुतालिक मुशावरत की दावत दी थी। मगर अगले ही दिन 24 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को ही तारीख देने का इख्तियार है। लेकिन इस दौरान नून लीग के साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ समेत मुल्क के कानूनी माहिरीन सदर के इस इख्तियार के पीछे खड़े हो गए थे कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और फिर 13 सितंबर को सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के बजाय सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को इलेक्शन कराने की सिर्फ तजवीज़ दी थी और अपना इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर कर दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया था, जिस पर तहरीक इंसाफ को धचका लगा और बाद में इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मायूसी का इजहार किया। और फिर 21 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा था कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, जिसके बाद से अब तक ये तनाज़ा बरकरार था कि इलेक्शन कब होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सेटल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक हो चुका है और कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल से पीटीआई और पीपल्स पार्टी खुश नजर आ रहे हैं और ये दोनों जमातें इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुसलसल गैर यकीनी का शिकार थी। किसी को नहीं पता था कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन एक जमात यानी नून लीग शुरू दिन से ही पूरे एतमाद थी
कि इलेक्शन फरवरी 2024 में ही होंगे, यानी कौमी असेंबली तहलील होने के बाद जब सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्शन से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ था और ना ही इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का कोई शेड्यूल जारी किया था। उस वक्त से नून लीग और राजा रियाज, जो PDM हुकूमत के फ्रेंडली ओपोजिशन लीडर थे, वो दावे करते रहे कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। राजा रियाज तो ये तक कहते रहे कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4-5 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे। हमारे बड़ों ने फैसला किया है और राना सनाउल्लाह 15 अगस्त को ये दावा कर चुके थे कि नवाज शरीफ को पूरा यकीन है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ साहब ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे और उन्हें होते हुए नजर आएंगे तो ही वो पाकिस्तान आएंगे। नहीं, उन्हें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। हल्का बंदी जो है वो उससे पहले होनी है, जो कि दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी नज़र आ रहे हैं, बाकी भी सबको नज़र आने चाहिए। इसमें कोई अबहाम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। और आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन से मुताल्लिक 11 फरवरी की तारीख दी थी और बाद में 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक राय हो गया। क्या यह महज हुस्न इत्तफाक है या नून लीग की इदारों के साथ इस हवाले से पहले से अंडरस्टैंडिंग थी? इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग से तलाल चौधरी साहब और पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आज जेल में इमरान खान से मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पार्टी की कानूनी टीम के सरबराह हामिद खान साहब। इमरान खान ने उससे क्या कहा है, क्या वो मुतमईन है, क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है? बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर सबसे ज़्यादा बड़ा मुतालबा था ही तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, मगर मुतालबा था 90 दिन में इंतखाबात का। अब वो 90 दिन में तो मुमकिन भी नहीं रहे थे जितना वक्त गुजर गया, मगर 8 फरवरी की तारीख क्या वेलकम करती है तहरीक इंसाफ? मुतमईन है आप? देखिए, हम समझते हैं कि आइन की पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए और आइन की पाबंदी अगर सामने रखी जाती तो 6 नवंबर से पहले की तारीख होती, क्योंकि आइन ने तो वाज़ेह तौर पर 90 दिन कहे हैं और वो 90 दिन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो आइन की एक तकाज़ा है, उस पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। इसलिए तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अमल पूरी तरह से आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। सब और मसला ये है कि 90 दिन का मुतालबा था तहरीक इंसाफ का, मगर इख्तियार था सदर मुमलिकत का और आज अदालत ने भी बहुत संगीन सवालात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के किरदार पर उठाए। माजी में आप भी ये तनकीद कर चुके हैं कि उन्हें तारीख देनी चाहिए थी। तो ये जो नहीं हो सका आइन पर अमल, इसके कितने बड़े जिम्मेदार हैं डॉक्टर आरिफ अलवी? देखिए, आरिफ अलवी साहब से यकीनी तौर पर एक गलती हुई है। उन्हें जब असेंबली डिज़ोल्व हुई थी 9 अगस्त को, उनको उससे 90 दिन के अंदर तारीख देनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया, क्योंकि ये शोर डाला गया था कि जी ये इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख देना। हालांकि ये गलत थी। वो जो इलेक्शन एक्ट में कहा गया है वो ताबे है आइन के। सो आइन के तहत जो आर्टिकल 48(5) की रिक्वायरमेंट है, उसमें तो ये सदर का जो है जिम्मेदारी है कि वो तारीख दे। बहरहाल इस हद तक तो दुरुस्त है कि उनसे एक गफलत हुई है अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि अगर वो समझते थे कि उनको तारीख देने का हक़ है तो उनको देनी चाहिए थे 90 दिन के अंदर। तो मैं समझता हूँ दोनों की तरफ से ही आइन की जो है पाबंदी नहीं हुई। मतलब और आज आला अदलिया ने ज़ाहिर दोनों पर सवालात उठाए हैं, मगर जब आप कहते हैं कन्फ्यूजन हो गई, ज़ाहिर सदर मुमलिकत के पास कानूनी राय लेने के बहुत सारे मौके मौजूद थे। आप जैसे सीनियर रहनुमा, तहरीक इंसाफ का पूरा जो लॉयर्स विंग है वो मौजूद, इमरान खान साहब कह रहे हो, फिर सीनियर वकला मुल्क के कह रहे हो मीडिया पर आकर के जी सदर के पास इख्तियार है, यहाँ तक कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनका ताल्लुक नून लीग से है, साबिक लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि सदर के पास इख्तियार है, मगर उन्होंने दी नहीं तारीख। तो एक कन्फ्यूजन थी आपके ख्याल में, कोई और वजह थी जिससे आपकी पार्टी को भी नुकसान हुआ? देखिए, कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये बात बड़े अरसे से जानबूझ के फैलाई गई थी उन तबकों की तरफ से जो नहीं चाहते थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। उनमें मैं समझता हूँ कि नून लीग की तरफ से भी और उससे कबल 9 अगस्त से पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, ये बात बारहा फैलाई गई कि जी ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और सदर का इख्तियार नहीं है। तो इसलिए भी ऐन मुमकिन है कि उनसे ये गलती हुई हो, लेकिन बहरहाल आइन के तहत जो जिसका जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करना चाहिए। भारत गलती तो सदर साहब की है। अच्छा, और अब जबकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है,
तो क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी? जाहिर है आप लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनका आज आपने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में भी जिक्र किया। इमरान खान साहब का क्या मूड है? इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन हर सूरत लड़ना है और हर एक हल्के से लड़ना है। इसके बारे में तो पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है, इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं। गो इलेक्शन आइन के टाइम लाइन के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह, हमारे बड़े शदीद एतराज़ात हैं उसके ऊपर, लेकिन इलेक्शन अगर होने जा रहा है, वाक़ई ही होने जा रहा है, तो हम हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीटीआई हिस्सा लेगी और हर एक हलके में हिस्सा लिया जाएगा। और क्या इमरान खान साहब को उम्मीद है कि उनकी ज़मानत हो जाए, बेल हो जाए, वो बाहर आ जाएं और इलेक्शन की कैंपेन कर पाएं? जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या क्या सियासी मामलात पर आपकी बात हुई उनसे? देखिए, अभी तक तो जिस कदर जबर की फ़िज़ा है और जो मौजूदा कहने को केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन वो कम्प्लीटली जो है इस्टेब्लिशमेंट के मातहत है, जो जिस तरह से उनका अभी तक कॉन्डक्ट रहा है उसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको हम मुनसिफाना कह सकें। और इसलिए हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस अंदाज से इलेक्शन कराया जा रहा है, एक पार्टी लीडर जो है उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए हैं और उनको जेल में बंद रखा हुआ है और वो उनको कोई इजाज़त नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन करें। और उनकी पार्टी के भी जितने वर्कर्स हैं उनको या तो ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया है दबाव डाल के, या फिर उनको इस वक्त जेल में रखा हुआ है, या फिर उनको मजबूर किया गया है कि अंडरग्राउंड हो जाए। नतीजा क्या है? पीटीआई को कोई ओपन फील्ड नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कैंपेन का, ना उसके वर्कर्स को दिया जा रहा। यहाँ तक कि कॉर्नर मीटिंग जो होनी थी लाहौर में उसको भी होने नहीं दिया गया, जबकि इतना बड़ा जलसा नवाज शरीफ साहब के लिए, जो कि दर हकीकत कॉन्विक्ट हैं, जिनके ख़िलाफ़ एक अदालत का वाज़ेह जजमेंट है और उनको सज़ा याफ्ता है, और दूसरा अरसे दराज से मफरूर हैं, उनको आपने प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया और इस तरह से उन्हें इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त दी। और इसके बरक्स इमरान खान साहब को एक मसनूई से इल्ज़ामात ला जेल में बंद कर दिया गया है, ताकि और बाकी वर्कर्स को और लीडर्स को भी मजबूर किया गया है कि वो या जेल में है या उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। लिहाजा किसी तौर पर भी जो माहौल पैदा किया है मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट ने और उसके पीछे जो मुख्तदर ताकतें हैं, वो किसी तौर पर भी नहीं मुनसिफाना इलेक्शन कराती नज़र आ रही हैं। तो इसमें इमरान खान साहब का क्या रास्ता, क्या सोच रहे हैं? सियासी जमातों से उनको उम्मीद है कि उनसे डायलॉग करके एक रास्ता निकाला जाए, आला अदलिया से उम्मीद है कि उनसे इस्तदा करके रास्ता निकाला जाए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया जाए, उनसे बात करके रास्ता निकाला जाए? क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, वो तो चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद हो, लिहाजा उन्हें उम्मीद अदलिया से है कि अदलिया आइन पर और कानून पर अमल दरामद कराएगी, क्योंकि हमें कोई ऐसी उम्मीद दूसरी पार्टी से भी नहीं है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने पर तुली हुई हैं। लिहाजा उनसे कोई तवक्को करनी कि वो फेयर होंगे या पीटीआई को बराबरी का मौका दिया जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने का या इलेक्शन लड़ने का, ये तवक्को जो है हरगिज़ हमें नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इन ऑल फेयरनेस, पहली बात तो ये है कि बाकी सब पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो आज़ाद हैं और सिर्फ पीटीआई का जो लीडर है उसको कैद में रखा हुआ है। इसी तरह बाकी जितनी सियासी जमातें हैं उनके लीडर्स और वर्कर्स जो हैं वो आज़ाद हैं, कैंपेन करते फिर रहे हैं हर तरह की एक्टिविटी में, और पीटीआई के वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो या पाबंद सलासल हैं या फिर वो मजबूर हैं कि अपने आप को अंडरग्राउंड रखें। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन किस तरह का इलेक्शन हो रहा है? और हामिद खान साहब, जिसमें आप पार्टी पर सब किस्म के पाबंदी। आप उन शख्सियात में हैं जो 2018 से पहले भी जो मामलात हो रहे थे या फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी, आप उन पर आवाज़ उठाते थे पार्टी में होते हुए भी, और तहरीक इंसाफ में आपको मुखालफत का भी सामना था। नाउ
2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब बेटी समेत जेल में थे, आज इमरान खान साहब जेल में हैं। तो कम से कम जब आपकी बात हुई इमरान खान साहब को ये एहसास है कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात की जाए और एक रास्ता निकाला जाए कि जी इस तरीके से नहीं चल सकता कि एक इलेक्शन में आप जेल में थे, इस इलेक्शन में मैं जेल में हूं, या वो अभी तक अपने उसी रवैये पर कायम है कि नहीं इनसे तो मैं बात नहीं करूंगा, ये तो चोर हैं सारे? देखिए, बात यह है कि जब तक कि ये बात वाज़ेह ना हो कि दूसरी पार्टीज़ फ्री हैं बात करने के लिए, जब ये नज़र आए कि दूसरी पार्टीज़ को स्पॉन्सर करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है जो हर सूरत पीटीआई को और उसकी लीडरशिप को क्रश करने पे तुली हुई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरी पार्टीज़ के आज़ादाना तौर पे कोई बातचीत कर सकती है, कोई नेगोशिएशन कर सकती है? ये माहौल ही नहीं है। पहले माहौल तो ठीक करें, पहले पार्टी लीडर को आज़ाद करें, पार्टी लीडरशिप को आज़ाद करें, पार्टी वर्कर्स को आज़ाद करें, फिर उसके बाद हाँ बात हो सकती है। अगर पार्टी लीडर सब आज़ाद हों तो उनके पार्टी लीडर्स तो पहले ही आज़ाद हैं, फिर आपस में बैठ के बात हो सकती है। लेकिन आपने तो माहौल ही नहीं वो पैदा किया, आपने तो एक पार्टी पर सारा जबर तशद्दुद और जबर कर दिया। तो इसलिए ये हालात ही नहीं है जहाँ पर आप किसी के साथ खुल के बात कर सकें। मतलब और ऐसे हालात में फिर जब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का यही कहना है कि जी इलेक्शन तो हर हलके में लड़ेगी तहरीक इंसाफ, जब आप उम्मीद नहीं रख रहे कि इलेक्शन फेयर होंगे, तो क्या फिर भी ये उम्मीद रखे हुए इमरान खान साहब के इलेक्शन फेयर ना भी हुए तब भी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? देखिए, बात ये है कि अगर तो इलेक्शन फेयर होते हैं, फ्री होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उस सूरत में तो चाहे हम सारी मुश्किलात में भी हैं, हमें यकीन है कि अवाम पीटीआई के साथ है। इससे पहले भी जो इलेक्शंस बाई इलेक्शंस हुए हैं आपके सामने, पीटीआई डिसएडवांटेज पे थी, लेकिन फिर भी अवाम ने बाई इलेक्शन में वोट पीटीआई को दिया है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर अवाम को ये मौका मिल गया आज़ादाना तौर पे वोट डालने का, तो कोई वजह नहीं है कि पीटीआई कामयाब ना हो। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, सदर मुमलिकत को वक्त पर तारीख देनी चाहिए थी, 90 दिन में इंतखाबात हो सकते थे, सदर ने नहीं जिम्मेदारी पूरी की, तो तहरीक इंसाफ का कहना कि इलेक्शन कमीशन करता। मगर अब जबकि इलेक्शन की तारीख आ गई है तो तहरीक इंसाफ तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगी, ये ऐलान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है। नून लीग पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती हैं? तलाल चौधरी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, किसी को नहीं पता था इलेक्शन कब होंगे, पीपल्स पार्टी तारीख का मुतालबा कर रही थी, तहरीक इंसाफ तारीख का मुतालबा कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, सदर मुमलिकत तारीख नहीं दे रहे थे। अगर पता था तो राजा रियाज को पता था कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद हो जाएंगे, एग्जैक्ट डेट पता थी, या फिर नून लीग को पता था, राना सनाउल्लाह से लेकर दीगर रहनुमा कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को पता है फरवरी में इलेक्शन होंगे, उसी हिसाब से वो वापस आएंगे। ये हल्का बंदियों वाले मामले से पहले की बात है, और राजा रियाज साहब कहते थे कि बड़ों से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो कौन से बड़े थे जो ना पीपल्स पार्टी को बता रहे थे, ना तहरीक इंसाफ को बता रहे थे, सिर्फ आप और राजा रियाज को बता रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, जब हल्का बंदी नोटिफाई हो रही थी और हो गई थी, तो उसके बाद कॉमन सेंस चाहिए इस काम के लिए, और इसके लिए कोई साइंस नहीं चाहिए, और इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये 2 जमा 2 है। और जब ये नोटिफाई उसको हल्का बंदी ये मर्दमशुमारी कर रहे थे, तो सबको पता था कि कितनी देर हल्का बंदी पे लगती है और उसके बाद कितने दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी ने खुसूसन इस नॉन इशू को जानबूझ के इशू बनाया है, क्योंकि वो जेन्युइन इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते, परफॉर्मेंस पे वो कम्पीट नहीं कर सकते नून लीग से। और ये देखिए ना, जब किसने प्रेशर डाला था कि इसको नोटिफाई करें, इस हल्का इलेक्शन जो मर्दमशुमारी है, इलेक्शन जो डिले हुए हैं उसकी वजूहात जो हैं, सबसे पहली तो पीटीआई की गवर्नमेंट है जिसने मर्दमशुमारी ना करवाई वक्त पे। उसके बाद उसने 2 असेंबलीज तोड़ दी जानबूझ के पाकिस्तान के पूरे सियासी निजाम को धर्म भरम करने के लिए। और फिर उसके बाद जब ये जो सदर साहब हैं, अब मुझे ये बताइए, सदर को भी नून लीग ने क्या कहते हैं उसको, वो हमारे कहने पे कर रहा है? सदर तो वो मुलाकातें भी अपने चेयरमैन की करवाता रहा है, वो उसके लिए उसका काउंसलर बना रहा है उस पीटीआई का, पाकिस्तान का सदर बनने के तौर पे, और उसने आज भी वो डेट मुशावरत से दी है। अगर वो था तो अपनी डेट पे वो 6th वाली सदर मुमलिकत ये 2 जमा 2 का मामला था, कॉमन सेंस का मामला था, जब मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है। सदर मुमलिकत के जो मामला हैं उस पर तो खुद तहरीक इंसाफ भी एतराज़ात उठा रही है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, इमरान खान भी उनसे नाराज़ हुए। मगर
कोटी साहब, पीपल्स पार्टी की जो बात है वो आज अदालत ने भी कबूल नहीं की। जस्टिस अतर मिनल साहब ने भी आज फारूक नाइक साहब से कहा कि आप लोगों ने भी मरदमशुमारी की मुखालफत नहीं की थी, नाइक साहब छोड़ दें, आपकी जमात समेत सब इलेक्शन में ताख़ीर के ज़िम्मेदार हैं। यानी कि सदर साहब को भी आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत चार्जशीट किया गया, इलेक्शन कमीशन को भी, दीगर जमातों को भी और उसमें पीपल्स पार्टी को भी। और वैसे भी पीपल्स पार्टी आवाज़ तो उठाती रही, मगर तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट गई भी कि किसी तरह इलेक्शन मिल जाए। आप तो कहीं गए भी नहीं, बस आवाज़ ही उठाते रहे। तो आपको भी पता सभी था, बस ऐसी आवाज़ उठा रहे थे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी बात नहीं है और अतर मिनल्ला साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है और अब उधर हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात होगी तो हम तीनों कल सुबह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़े होंगे। नहीं, अतर मिनल्ला साहब ऐसे जज नहीं है, मतलब अभी साकिब निसार की अदलिया नहीं है, तो अतर मिनल्ला साहब कंटेम्प्ट वाले जज नहीं है, तो आप बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। फिर भी जो है, हम सियासतदान ही पंचिंग बॉक्स होते हैं, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम सियासत करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमने बर्दाश्त की हुई हैं, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखें, पहले दिन से मौक़िफ़ था। तलाल साहब ने जो बात की है इसकी जो है डिलिमिटेशन की, हम आज भी कहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक लेजिस्लेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो किया जाता, हम आज भी इस उम्मीद से हैं कि जो काजी फाइज़ साहब आए हैं, मैंने उनको देखा जब वो पार्लियामेंट में थे, उसमें जो आए थे, क्या नाम है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाकर ला रही थी कि इसी के मुताबिक मुल्क चलेगा, और मैं समझता हूँ कि मुल्क चलना भी चाहिए। चलो, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, अब गालिबन 8 फरवरी की फाइनल डेट हो गई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें बहुत जल्द इस पर शेड्यूल भी देगा, ताकि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जो है जितनी भी सियासी जमातें अपना कम से कम इलेक्शन मुहिम शुरू कर लें, क्योंकि उन्होंने पहले जनवरी के आखिर में कहा था और फिर 11 से 8 फरवरी आज हो गई, चलो हो गई है। हम अब ये कहते हैं कि शेड्यूल आ जाए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज तो कोटी साहब, आपका जो कंसर्न था, जो आप हमारे प्रोग्राम में भी शुरू में ही कह रहे थे कि ये मामला अब जनवरी फरवरी में भी नहीं होगा, ऐसा ना हो कि नून लीग भी सड़कों पर हमारे साथ इलेक्शन की तारीख मांग रही हो, और क्योंकि ये अदालतों में चैलेंज होंगे, डिलिमिटेशन के मामला, कम से कम वो कंसर्न आपका दूर हो गया। अब आपको नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी को कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी उसमें भरपूर हिस्सा लेने जा रही है। देखिए, मेरा वो कंसर्न अभी एड्रेस नहीं हुआ, क्योंकि 30 नवंबर तक डिलिमिटेशन की तारीखें हैं जो कि लोग जा रहे हैं, उनके फाइनल चीज़ें। उसके बाद अगर लोग अदालतों में गए तो उस पर क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि बहुत से लोगों के चारों सूबों में बहुत से लोगों की जो है अपीलें जमा हुई पड़ी हैं, और अगर वो इलेक्शन कमीशन एड्रेस नहीं करेगी तो अगले फोरम पे डेफिनेटली वो लोग जाएंगे। तो वो चीज़ अभी जो है वो, अगर ये चीज़ हम पहले भी डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कह देता कि सपोज 28 जनवरी या 25 जनवरी को इलेक्शन और ये हमारा जो है शेड्यूल है, आज तक शेड्यूल नहीं है। उम्मीद है कि आज उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है 8 फरवरी का, उसका शेड्यूल भी देंगे। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि इस टाइम के मुताबिक जो है ये जो इन्होंने बताया है उस पर जो है ये इलेक्शन हो जाएगा। एक जो हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है, उसका भी खात्मा होगा। और मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क को आप एडॉक पे नहीं कर सकते हैं। ये दुरुस्त बात राजू साहब, क्योंकि आप भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी 5 साल की जो अहली थी वो ख़त्म हो गई है, तो आप भी पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि पत्थर पर लकीर है, या एक दफ़ा डिले हो गया तो कोई नया बहाना ईजाद करके इसमें और डिले हो सकता है, एक कंसर्न आपका है? देखिए, एक तो ये जो इलेक्शन डिले हुआ है ना, सियासतदानों को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये पहले पीटीआई उसकी जिम्मेदार है जिसने बर वक्त मरदमशुमारी ना करवाई और सारे इंतजाम ना किए। उसके बाद सदर साहब उसके जिम्मेदार हैं, और उसके बाद मरदमशुमारी नोटिफाई जो है वो एक असेंबली ने किया, और उसमें 14 पार्टियों के अलावा भी पार्टियां, छोटे सूबे और छोटी पार्टियां भी शामिल थी। और उसके बाद इलेक्शन के अलावा इस मुल्क में कोई और चारा नहीं है। और मगर एक सिर्फ इलेक्शन शाज़ेब नहीं चाहिए, एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो फेयर एंड फ्री हो और जिसका नतीज जो हैं वो सारे तस्लीम करें। नतीजे के अगले दिन लॉन्ग मार्च खड़े हो, नतीजे के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। राजू साहब, 2018 में तो शायद आप ये मुतालबा करते, अभी आप चाहते हैं फेयर एंड फ्री हो, क्योंकि फेयर एंड फ्री होगा तहरीक इंसाफ को भी लड़ने का मौका मिलेगा। कहाँ जीत पाएंगे आप? शाहजेब, ये हदफ हमने बड़ी दफा हासिल किए हैं। यहाँ आमर भी आए हैं, या 40 सालों में बहुत सारे लोग आए हैं। अगर नवाज शरीफ खतरा ना होता तो 25 साल में उसे बार बार इलेक्शन से बाहर ना रखा जाता। वो 2002 से बाहर, 8 से बाहर, सिर्फ 13 का लड़ा, 18 से बाहर, और सिर्फ इसलिए कि जब वो लीड करते हैं और नून लीग परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़ती है तो खुसूसन पंजाब से वो क्लीन स्वीप करती है, और हम क्लीन स्वीप करने अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। ये 2013 का रीप्ले होगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। उसकी वजह क्या है?
लोगों को उम्मीद ही सिर्फ नवाज शरीफ से है, क्योंकि इस वक्त डिलीवर जो कर सकता है। ठीक है, मगर कुड़ी साहब, अभी हामिद खान साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन तो भरपूर लड़ेंगे, हर हल्के से लड़ेंगे, मगर फेयर इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और क्या आप किसी किस्म के इलेक्शन अलायंस का सोच रहे हैं, कोई हाथ बढ़ाने का सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी तक कोई जो है बातचीत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ना हुई है, ना कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है। फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हमारा कोई पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ में कुछ लोग जिनका 9 मई के वाकयात में उनके केसेस हैं, उसका फैसला अदालतों ने करना है। ऐसे लोग भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और जो है वो आइन की बात करते हैं, जो अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे तलाल साहब ने कहा, हमें भी बैन किया गया था। मोहतरमा शहीद जब मुल्क से बाहर थी, मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली। फिर भी हम उनके न होते हुए भी हमने सीटें जीती और फिर उसके लिए नैब को इस्तेमाल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट बना दी गई थी। सियासी जमातों को फील्ड में होना चाहिए। मगर अगर पाबंदी नहीं लगती, अभी तक पाबंदी तो नहीं लगी तहरीक इंसाफ पर, मगर वो उनके जो इलेक्शन कैंपेन है वो करने की उन्हें इजाजत नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। एक तरफ नून लीग ने इतना बड़ा जलसा किया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमें तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही है, निगरान हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो ये आप जी, मैं ये कहता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मोहतरमा शहीद जब मुल्क में नहीं थी, उसके बाद अमीन फहीम साहब हमारे पार्टी को लीड कर रहे थे, यहाँ पर थे। दूसरी बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड हम इस हवाले से कहेंगे, जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के इदारे न्यूट्रल होते हैं, जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ सिविलियन इदारे कर रहे हैं, अगर वो ट्रीटमेंट यूसुफ रजा गिलानी के साथ, राजा परेशर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, खाकान अब्बासी के साथ भी करते, तो हम कहते हैं कि ये सिविलियन इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है। लिहाजा इसमें भी हमें जो है खदशात हैं। लिहाजा मैदान लगने वाला है। हम आज चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, आरटीएस सिस्टम न बैठे, धुंध ना हो, आरओ इलेक्शंस ना हो, जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए। लेकिन मैं एक बात ये कहता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। अगर सिलेक्शन हुई तो फिर उसके जिम्मेवार जो है वो जो सिलेक्शन करने वाले हैं, जो सिलेक्ट होकर आए वही होंगे। कुड़ी साहब ज़रा बड़ी जूम आने बात कर रहे हैं, मगर जैसे इदारे का लफ्ज़ बोलने लगते हैं तो उससे पहले सिविलियन लगा देते हैं आप। आप मुझे बताएं कि जो हाई कमिश्नर लंदन में बैठा हुआ था, किसके कहने के अंडर है? आपके वज़ारत ख़ारजा के अंडर है? पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर है? यहाँ की इंतजामिया के अंडर है? सीएम के अंडर है? तो उनके अगर ये इनके और या मरी की कौन है, उसी तरह तो हम कहते हैं कि और पंजाब की हुकूमत, वफाकी हुकूमत बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पंजाब की हुकूमत में तो मैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल। हमने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जब ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो पंजाब के दोस्त हैं, उन्होंने इसके माजी में कई प्रोग्रामों में हमने एतराज़ात भी उठाए हैं कि एतराज़ात हमें हैं उसके ऊपर, ट्रांसफर पोस्टिंग पर, बाकी चीज़ें भी हैं। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आए थे, एक स्मूथ ट्रांजिशन के जरिए आए थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई थी, उनने डिक्टेटर को ललकारा था, उसके बावजूद भी आपने क्राउड को देखा था। जैसे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को ये हक होना चाहिए कि कौन सी पार्लियामेंट लाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना चाहते हैं, PMLN को लाना चाहते हैं। और तलात जो साहब, मुतालबा आप भी यही कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे आपको बस ये मसला नहीं है कि जी हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम तो पीस की बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं किसी से बदला भी नहीं लूँगा, मगर अगर वैसे कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ तो हम एहतजाज भी नहीं करेंगे। मगर फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि अगर आप जीत गए तो वो इलेक्शन कबूल कर लिए जाएंगे और फेयर मान लिए जाएंगे? देखिए, कौन सा नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जी? यानी 7 साल पहले जो हमें इंसाफ मिलना चाहिए था, वो अगर इंसाफ अब मिल रहा है तो 7 साल का जो हिसाब है, 7 साल जो हमारे काल कोठरियों में, नाहलियों में गुजरे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? कौन हमें वापस करेगा? ये इंसाफ तो वो है जो 7 साल पहले मिलना चाहिए था। कोई रिलीफ नहीं मिला। नवाज शरीफ को ताखीरी इंसाफ मिल रहा है जो कि सालों पहले मिलना चाहिए था। और उसके बाद कौन सा हमें कोई ऐसी चीज, अब हाँ, एक चीज हमारे पास है जो किसी के पास नहीं है, वो है कारकर्दगी। एक चीज ऐसी है, लोग हम पर एतमाद करते हैं कि नवाज शरीफ जो कहता है करके दिखाता है, जो नहीं हो सकता उसको भी करता है। वो लोड शेडिंग हो, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, वो गरीब का चूल्हा हो, वो एटमी धमाके हो, तो मुश्किल तरीन फैसले और मुश्किल तरीन काम पहले भी करके दिखाएं। हम समझते हैं इकोनॉमी को चलाना, गरीब की रोटी को, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर लोगों का एतमाद सिर्फ नवाज शरीफ पे है तो फिर
मेरा ख्याल जेलस नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए। और हम तो आना ही वोट से चाहते हैं। जब इतनी पाबंदियां थी 2018 में, आरटीएस बिठाया गया, लीडरशिप को अंदर किया गया, नाअहल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब उस वक्त भी हम जीते हैं और उस वक्त भी हमने सेकंड हाईएस्ट वोट लिए हैं आरटीएस बिठाने के बावजूद। तो अब तो अगर कुछ हम पर कोई एहसान तो नहीं है जी कि मगर कुड़ी साहब, ये या वो जुल्म आपको लगता है आपको ये बयानिया बेनिफिट करता है? ये तो खुलकर कैंपेन कर रहे हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। आप तो कह भी नहीं रहे कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। आप तो खुद ये तासुर दे रहे हैं कि जी अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ने होना है क्योंकि मामला तय हो गया है। तो आप अपने वोटर सपोर्टर को पहले ही बता रहे हैं कि तुम मत निकलना, वोट मत डालना, वजीर आजम नवाज शरीफ ने बनना है। या आप लोग हैं मैदान में पंजाब में इन्हें टफ टाइम देने के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर पार्टी से किसी को भी वजीर आजम बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है, तलाल चौधरी साहब बड़े जालिम इंसान हैं। मतलब है कि एज ए लाइटर मूव में कह रहा हूँ, ऐसे नहीं करूँगा बाकी ये जालिम है। ये नवाज शरीफ साहब के जो फार्मूले, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब को फार्मूले नहीं बताया कि उन्होंने क्या करना है। फार्मूले सारे नवाज शरीफ साहब के लिए रखे थे। हम भी इत्तेहादी हुकूमत में आपके हिस्से थे, तो अगर वो फार्मूले जो अच्छी हुकूमत थी, वो फार्मूले अगर आप शहबाज शरीफ साहब को भी और इसाक डार साहब और हमें भी बता देते तो हम भी उस फार्मूले पर शायद अमल दरामद कर लेते। दूसरी बात यह है कि देखें, हम आज भी हमारा होमवर्क इंशाल्लाह कंप्लीट है। हम तो आज भी कहते हैं कि नंबर गेम है। अगर नंबर गेम पे एमएलएन के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ज्यादा होगी, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर कल हमारे साथ भी नंबर्स गेम ज्यादा होगी तो हम इनको भी दावत देंगे कि हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। 2008 में पंजाब में कोई इतनी हमें अक्सरियत हासिल नहीं थी, लेकिन हमने एक होमवर्क किया हुआ था और हम अपने होमवर्क की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला तलाल चौधरी साहब की जमात को इंशाल्लाह हम दावत देंगे कि हमारे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की काबीना में हिस्सा बने और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। साइफर केस में भी एक दिलचस्प पेशरफ्त हुई है। क्या इलेक्शन से पहले कोई रिलीफ मुमकिन है इमरान खान के लिए? बात करेंगे ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर के खुद को बेंच से अलग करने के बाद उनकी जगह जस्टिस समन रिफत ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इमरान खान के वकला ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली खुसूसी अदालत के जज की तैनाती को दुरुस्त करार देने और जेल ट्रायल के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया हुआ है। आज इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत कानून से जज की तैनाती की समरी भिजवाई गई थी, जिसकी काबीना ने मंजूरी दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज तैनात किया गया। काबीना की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम वफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कहा खुसूसी अदालत का जज तैनात हुआ। 7 जून 2023 को वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज की तैनाती की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की मंजूरी में यह नहीं लिखा कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज की तैनाती है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत कानून की समरी के पैराग्राफ नंबर 6 की क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वजारत कानून की समरी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज की तैनाती का जिक्र है। इस दौरान इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आज अपनी मर्जी से एक जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज बना दिया। जज की तैनाती के लिए मुतालिका चीफ जस्टिस से मुशावरत ही नहीं की गई। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस से मुशावरत हुई या नहीं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समरी में लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनाती हुई है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह फेडरल मामला है तो मुशावरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन्होंने 2 नोटिफिकेशन चैलेंज किए। अदालत को देखना होगा कि ये कहीं अपनी इस्तदा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल में जनरल पब्लिक, मुल्जिमान के अहले खाना और मीडिया को केस सुनने की इजाज़त नहीं है। जेल में छोटे से कमरे में ट्रायल हो रहा है। मुल्जिमान के हुकूक को भी देखना है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई और 7 नवंबर को शहादतें रिकॉर्ड होनी है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम इस केस में पीर के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस को देख रहे हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप याद रखें कि हम ओपन पॉलिसी के दौर में हैं, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत इस नुक्ते को भी मद्देनजर रखे कि ओपन ट्रायल और जेल ट्रायल में फर्क है। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालबा करते हुए कहा कि आपको यह देखना होगा कि हम 2023 में रह रहे हैं। ये ओपननेस का दौर है, ओपन कोर्ट, ओपन समाअत का दौर है। अगर जेल की सलाखों के पीछे ट्रायल में सजा सुना दी जाती है तो इसके क्या असरात होंगे। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सब चीज़ें तो आपको देखनी है।
इसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और FIA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस केस की 31 अक्टूबर को होने वाली समाअत में भी अदालत ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी की सतह के अफसर को तलब किया था। इस समाअत का ऑर्डर कल सामने आया था, जिसे बेंच की सरबराही करने वाले जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीर किया था। इस ऑर्डर से बेंच में शामिल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी इत्तफाक किया था, लेकिन इसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर दिया था और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जस्टिस अरबाब ताहिर के नोट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करार दिया और फिर बेंच टूट गया और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत को इस बेंच में शामिल किया गया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ ऐसे हकाइक हैं जो हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। गजा में इसराइली बमबारी से अमवात की तादाद 9,000 और जख्मियों की तादाद 32,000 से ऊपर चली गई है। साथ ही इसराइली फोर्सेस की सरहदी बाड़ से गजा सिटी की तरफ मुसलसल पेशकदमी जारी है, जिसमें खुद उन्हें भी सख्त मज़ाहमत और जानी नुकसानात का सामना है। गुज़िश्ता 2 दिनों में हमास से आमने सामने लड़ाई में मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 20 हो गई है। आज इसराइली फोर्सेस ने तस्दीक की है कि शुमाली गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान उनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारा गया है, जबकि कई फौजी जख्मी हुए हैं। खुद इसराइली हुक्काम ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि यह जंग पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन है, जो बहुत तवील होने वाली है और इसमें इसराइल को भी भारी नुकसान पहुँचेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस वक्त इसराइली फोर्सेस 4 मुख्तलिफ सिमतों से गजा के अंदर पेशकदमी कर रही हैं और गजा की पट्टी को जकड़ रही हैं। इसराइली फोर्सेस शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी गजा के इलाके में काफ़ी अंदर पहुंच रही हैं। इसके अलावा ये इतलात भी हैं कि इसराइली फौजी जनूब मशरकी गजा की जानिब भी हरकत कर रहे हैं और वहाँ पर सलाहुद्दीन रोड और रशीद स्ट्रीट की साहिली लाइन को मुनक़ता कर रहे हैं। इन इलाकों में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनी जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसमें लोग मर रहे हैं, मज़ीद घर तबाह हो रहे हैं और जो लोग नहीं भाग सके वो इस वॉर जोन में फंस गए हैं, क्योंकि जनूबी गजा की जानिब जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और लोगों के पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। यानी हालात ये हैं कि अब जो भी शुमाली गजा में रह गया है उसे वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इसराइली फोर्सेस गजा में हमास की सुरंगों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार देती रही हैं और इससे निपटने के लिए मुसलसल मनसूबाबंदी कर रही हैं। और अब लगता है कि इसराइली फोर्सेस सुरंगों में दाखिल हुए बगैर हमास से लड़ने और सुरंगों को तबाह करने का प्लान बना रही हैं, मगर इस प्लान पर भी इसराइली हुकाम के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान जो इलाके इसराइली फोर्सेस के कंट्रोल में आ गए हैं, वहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए एक वसी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस काम के लिए रोबोट्स और धमाका खेज डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सीनियर इसराइली फौजी अफसर के मुताबिक हमास शायद पहले तो हमें परेशान करने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो सुरंगों के खारजी रास्ते से हम पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इन इलाकों का कंट्रोल हासिल किया है तो इसके बाद इंजीनियरिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हम इन सुरंगों को उन्हीं पर गिराने जा रहे हैं, फिर ये एक डेथ जोन बन जाएगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ से वो भाग ही नहीं सकते हैं, वो अब इन सुरंगों में ही मर जाएंगे। इसके अलावा इसराइली दिफाई अफवाज के साबिक डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और रिजर्व जनरल ने बयान दिया है कि किसी भी हालत में इसराइली फौजियों को हमास की सुरंगों के अंदर नहीं जाना चाहिए। आर्मी रेडियो को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि सुरंगों के अंदर दाखिल होना एक संगीन गलती होगी, जहां हमास के जंगजू छुपे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। हमारी ये हिकमत अमली है कि सुरंगों को तलाश किया जाए और उनके दरवाजे सील कर दिए जाएं या फिर वहां पर धुआं छोड़ दिया जाए, जिससे दुश्मन को बाहर निकलना पड़े या उसे नुकसान पहुंच जाए। लेकिन अगर सुरंगों में जाकर लड़ाई की गई तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसराइली फौजियों को नुकसान नहीं पहुंचे। आप सुरंगों के अंदर लड़ाई नहीं करते, बल्कि सुरंगों के खतरे का सामना करते हैं। इसराइल के रिजर्व जनरल का मजीद कहना था कि अगर हमास सुरंगों में ही रहती है तो यह उसके लिए डेथ ट्रैप बन जाएगा। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली फौजियों ने अब तक गजा में 100 सुरंगों को तबाह कर दिया है, जिनमें वो सुरंगें शामिल नहीं हैं जो फ़िज़ाई बमबारी से तबाह हुई हैं। और इसराइली दिफाई अफवाज के चीफ का कहना है कि अभी तो इसराइली एयरफोर्स ने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। बहरहाल फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ गजा में इसराइली ज़मीनी फोर्सेस की हमास से लड़ाई भी जारी है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि उसने कल रात को भी दर्जनों जंगजुओं को मार दिया और मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि हमास का कहना है कि इसराइली फौजियों को गजा में सख्त जवाब दिया जा रहा है और भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के बयान के मुताबिक शुमाल मगरबी गजा के इलाके में हमास के जंगजुओं ने कम अज़ कम 2 इसराइली टैंक्स और बुलडोजर्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले लबनान से शुमाली इसराइल के एक शहर पर कई रॉकेट्स फायर किए गए हैं, जिससे कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। लबनान से इस हमले की जिम्मेदारी भी हमास ने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब इसराइली एयरफोर्स पिछले 3 दिन से पनाह गजीनों के कैंप्स को निशाना बना रही है। आज सुबह एक और कैंप पर फ़िज़ाई बमबारी की गई, जिसमें 15 अफराद शहीद हो गए हैं। साथ ही पिछले 3 दिन से जबालिया पनाह गजीन कैंप इसराइली फोर्सेस के निशाने पर है, जहां पिछले 3 दिन में 3 दफ़ा बमबारी की गई है और दर्जनों मिसाइल मारे गए हैं, जिसके नतीजे में
195 अफराद शहीद हो गए हैं और 120 लोग अब भी लापता हैं और मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जबालिया कैंप मलबे का ढेर बना हुआ है। अल जज़ीरा के मुताबिक अब भी इमदादी टीमें कैंप तक नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग अपने हाथों से मलबा हटाकर लाशों और जख्मियों को तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स का कहना था कि मैं अपनी 2 बहनों और उनकी पूरी फैमिली को मलबे में तलाश कर रहा हूं। हम बेबस हो गए हैं क्योंकि हम कंक्रीट का इतना भारी मलबा नहीं उठा सकते और फिर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर हम उन्हें तलाश कर भी लें तो अब तक तो वो मर गए होंगे। इसराइली जारियत पर दुनिया भर से तनकीद हो रही है। कई ममालिक से इसराइल के सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आज बहरीन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। इससे पहले कल उर्दन ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था, जबकि लातीनी अमरीका के मुल्क बोलीविया ने भी इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। चिली और कोलंबिया ने भी अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। इसके अलावा रूस भी इसराइल पर दबाव बढ़ा रहा है और अमरीका पर भी तनकीद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने वाज़े किया है कि आलमी क़वानीन के मुताबिक हमास से जंग में इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है, क्योंकि इसराइल खुद एक काबिज रियासत है। सिर्फ यही नहीं, खुद अमरीकी हुकूमत को भी अवामी सतह पर इसराइल से मुताल्लिक पॉलिसी पर तनकीद का सामना है। कल अमरीकी सदर जो बाइडेन अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंचे थे तो उस इलाके में लोग फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करते नजर आए और सीज़ फायर का मुतालबा करते रहे। बाइडेन की तकरीर के दौरान एक खातून ने उठकर सीज़ फायर का मुतालबा किया तो बाइडेन ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे ख्याल से हमें वक्फे की ज़रूरत है। वक्फे का मतलब है कि कैदियों को निकालने के लिए वक्त दिया जाए। इस दौरान खातून को सिक्योरिटी अमले ने बाहर निकाल दिया। बाद में व्हाइट हाउस ने सदर के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि सदर इंसानी इमदाद और 240 यरगमालियों की बाजियाबी से मुतालिक वक्फे की बात कर रहे थे, यानी अमरीकी सदर सीज़ फायर की बात नहीं कर रहे थे। गज़ा में फ़लस्तीनी जारियत पर आलमी तंजीमों के साथ साथ मारूफ आलमी शख्सियात भी आवाज़ उठा रही हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंजेलिना जोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जबालिया पनाहगज़ीन कैंप की तबाहशुदा तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि गज़ा पिछली 2 दहाइयों से खुली जेल बना हुआ है और अब तेज़ी से एक इज्तिमाई कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% बेगुनाह बच्चे हैं। ख़ानदान के ख़ानदान कत्ल किए जा रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। बहुत सी हुकूमतों की हिमायत के साथ बच्चों और ख़वातीन समेत लाखों फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करने से इनकार करके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को दोनों फरीक़ों पर सीज़ फायर नाफिज करने से रोक कर आलमी रहनुमा खुद भी इन जराइम में मुलविस हो रहे हैं। दुनिया के दबाव के बावजूद इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है और अपनी जारियत मज़ीद बढ़ाता जा रहा है। ताहम रफ़ा क्रॉसिंग के जरिए पिछले 2 दिन से गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मिस्र ले जाने का अमल जारी है। आज भी 15 ममालिक के 596 अफराद की लिस्ट जारी की गई थी जिन्हें मिस्र जाने की इजाज़त मिली थी। गुज़िश्ता रोज़ भी 500 से ज़ायद अफराद को रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र जाने की इजाज़त मिली थी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त रफ़ा क्रॉसिंग ही गज़ा से निकलने या गज़ा में जाने का वाहिद रास्ता है, क्योंकि बाकी सारी क्रॉसिंग्स इसराइल ने बंद की हुई हैं, जबकि गज़ा की फ़िज़ाई और समंदरी हदूद पर भी इसराइल का कंट्रोल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।